मंत्री विजय चौधरी की तरफ से बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग हमारी अब भी जारी है। जीएसटी लागू होने से राजस्व क्षमता जो है वो घट गई है। 10 लाख युवाओं को नौकरी देना हमारा लक्ष्य है। बीपीएससी से 94,000 युवाओं की बहाली जो है वो होगी और बीएसएससी से 2,900 युवाओं को नौकरी, बीटीएससी से 12,000 युवाओं की बहाली। बिहार पुलिस में 75,543 बहालियां और आईटीआई की गुणवत्ता को बढ़ाया जा रहा है। रोजगार के लिए युवाओं को ट्रेंड किया जा रहा है। नौकरी के अलावा रोजगार देने की भी सरकार की योजना है और ये वो बातें हैं जिनको लेकर लगातार चर्चा की जा रही थी। ये कहा जा रहा था कि रोजगार को लेकर जो प्रावधान इस बजट में होंगे वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। नौकरी के अलावा रोजगार देने की योजना है सरकार की। वित्त मंत्री ने इसका जिक्र किया। राजगीर में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है जिसका उल्लेख करते हुए नजर आए वित्त मंत्री। ई रिक्शा, एम्बुलेंस पर अनुदान दिया जा रहा है। ये वो तमाम बातें हैं जिसका जिक्र हुआ और इस जिक्र के साथ ये बताया गया। और हमारे साथ इस वक्त नवल किशोर चौधरी जुड़े हुए हैं। नवल जी, इस पूरे बजट को आपने भी सुना होगा। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस पूरे बजट को आप कितने अंक देंगे, किस तरीके का बजट आप इसे देख पा रहे हैं? बिहार के आने वाले अगले भविष्य के लिहाज से ये बजट कितना महत्वपूर्ण दिख रहा है आपको? देखिए, 10 में 3 देंगे, 30% और 30% में पास मार्क्स हम लोग देते हैं। हम प्रोफेसर है ना, तो आजकल तो वो भी परसेंटेज बढ़ गया है। 33 से कम में तो पास भी नहीं होता है, तो हम पास मार्क्स के अलावा नहीं देना चाहते। आप पूछेंगे क्यों, वो ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, बजट का साइज इन्होंने बढ़ाया है 2,37,000 करोड़ से बढ़ा करके 2,61,885 किया है। लगभग 20,000 की बढ़ोतरी आई है। अगर आप इन्फ्लेशन रेट से देखेंगे तो ये 10% से थोड़ा कम इंक्रीज है। तो अगर इन्फ्लेशन से इसको रेट से डिफ्लेट करेंगे तो रियल टर्म्स में बजट में कोई बढ़ोतरी नहीं है, प्रैक्टिकली कोई बढ़ोतरी नहीं, क्योंकि जब इन्फ्लेशन रेट से इसको डिफ्लेट करेंगे तो ये पहली बात। दूसरी चीज जो इसकी विशेषता है, हम जो इनका 2.98 फिस्कल डेफिसिट है, हम उसकी सराहना करते हैं, क्योंकि इन्होंने फिस्कल डेफिसिट को वो कानून भी है, ऐसा करना उनकी मजबूरी भी है, लेकिन ये एक पॉजिटिव बात है। तीसरी पॉजिटिव बात इसमें हम ये देख रहे हैं कि पीएमसीएच को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं और ये बड़ी बात है। अभी हम आईजीएमएस में गए थे और मुझे इस बात को जानकर बहुत खुशी हुई कि जो राजा बाजार में इंदिरा गांधी मेडिकल साइंसेज है उसका इम्प्रूवमेंट हुआ है, इसको हम स्वीकार करते हैं। हाँ, लेकिन जो मेजर कंसर्न है वो एम्प्लॉयमेंट को लेके है। जो आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो अभी भी वादा है, वादा तक ही सीमित है। जो कार्य योजना है वो बड़ा वेग है कि इन्होंने इतनी रिक्तियों को भेजा है। 1 लाख के करीब 70,000 कुछ रिक्तियों को अप्रूव किया है। लेकिन अभी 2 दिन पहले एक रिपोर्ट आई है जिस पर आप ध्यान देना चाहेंगे कि बिहार यूनिवर्सिटी ये जो यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के एडवर्टीजमेंट जो 2 साल पहले निकला था उसको हाई कोर्ट ने रोक दिया इस आधार पर कि जो इन्होंने जो रिजर्वेशन रोस्टर दिया वो ठीक नहीं दिया। अब सोचिए, एक तो एकदम मंथर गति से यूनिवर्सिटी और कॉलेज में अपॉइंटमेंट चल रहा था, लगता था नाम के लिए कुछ कुछ रेंग रहा है, और उसको भी रोक दिया गया है। तो इनके इंटेंशन पर बड़े सवाल उठते हैं। अगर इनके सारे वादों को हम जोड़ भी लें तो 2 लाख से अधिक रोजगार की बात ये कर ही नहीं रहे। लगभग लेस देन 1 लाख कहते हैं कि हमने इसको अप्रूव किया है और रिक्तियां भेजी है। तो इससे तो युवक में असंतोष बना रहेगा। तो रोजगार के फ्रंट पर मैं समझता हूं कि ये चिंता बनी हुई है और जिस तरह का असंतोष व्यक्त किया जा रहा सड़कों पर वो ठीक नहीं है और इनके सरकार के लिए भी, खास करके चुनावी वर्ष में। लेकिन जो उससे बड़ी बात है कि ये जो
रोजगार पूरे देश में भी घट रहा है, ऐसा नहीं है कि केवल बिहार में घट रहा है। और जो इन्होंने कहा था कि हम रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, अब वो रोजगार की बात कर रहे हैं। ये वही मॉडल है जो नरेंद्र मोदी जी कहा करते थे। मैं समझता हूं इससे थोड़ा संतोष हमको हो रहा है। इसके अलावे जो एग्रीकल्चर के बारे में है, आप ये चौथा रोड मैप है, लेकिन मैं आपको दुख के साथ बताना चाहता हूं कि मोकामा टाल, जहां जिस क्षेत्र से माननीय नीतीश कुमार जी आते हैं, बरसों तक इन नेताओं ने, विभिन्न पार्टियों के लोगों ने राजनीति की है मोकामा टाल पर, लेकिन मोकामा टाल की स्थिति आज भी वही बनी हुई है, आज भी वही बनी है। कोसी मेची रिवर को लिंक करने की बात, कोयल को लिंक करने की बात हो रही, कोई मेजर इनिशिएटिव वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में नहीं है, फ्लड कंट्रोल में नहीं है। तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी जो बहुत बड़ी इकोनॉमी है और जिसका ग्रोथ रेट बहुत स्लो रहता है, ये जो ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं उस पर अलग से बात करेंगे। पहले तो इनका डेटा सस्पेक्ट है। जिन संस्थाओं के माध्यम से ये डेटा बनाते हैं और पेश करते हैं, उनके लोगों से मेरी बात होती रहती है, इनका डेटा सब। लेकिन थोड़ी देर के लिए हम मान भी लें कि लगभग 11% ग्रोथ रेट है, तो ये लो बेस इफेक्ट है। अगर बेस लो होगा तो थोड़ा भी ग्रोथ होगा तो हाई दिखता है। लेकिन सवाल है कि ये ग्रोथ किसका हो रहा है, किस सेक्टर का हो रहा है? बिल्कुल नवल जी, मेरा यही सवाल था कि आखिर अगर ये ग्रोथ रेट दिखाया जा रहा है नवल जी, तो ये ग्रोथ हो किसका रहा है? यही तो सवाल मैं उठा रहा हूं। ये किसका ग्रोथ है? बिहार के 80% 90% लोगों का ग्रोथ है कि 10% लोगों का ग्रोथ है? ये किस सेक्टर का ग्रोथ है? प्राइमरी सेक्टर का ग्रोथ है, सेकेंडरी का है, टर्सरी का है? बिहार का ट्रांसफॉर्मेशन हो ही नहीं सकता जब तक सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन की गति को आप तेज नहीं करते हैं। क्योंकि एग्रीकल्चर में आप दुनिया का इतिहास पढ़कर देख लीजिए, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट, आपको पता चलेगा कि ट्रांसफॉर्मेशन हो ही नहीं सकता जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस को ऑन नहीं करें। और पिछले साल का था, इस बार हमने कैलकुलेट नहीं किया, अराउंड 0.6%, आधा परसेंट बजट का इंडस्ट्री पर एलोकेशन था। आप कल्पना कीजिए 1% भी बजटीय एलोकेशन अगर इंडस्ट्री पर नहीं है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस को कैसे करें? जबकि इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो गति है वो स्लो है और वो ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट है। कैसे रोजगार के अवसर पैदा करेंगे? तो कहीं ना कहीं जो लार्जर पिक्चर है कि ट्रांसफॉर्मेशन बिहार की इकोनॉमी, जहां पर ग्रोथ के रेट को बढ़ाया जा सके, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जा सके और वो आने वाले दिनों में नेशनल एवरेज में जो पर कैपिटा इनकम है, जिससे हम दिनों दिन पीछे हट रहे हैं। पीछे की स्थिति थी कि एवरेज पर कैपिटा इनकम जो देश का है उससे हमारा पर कैपिटा इनकम आधा था, अब और हम फर्दर स्लाइड डाउन हुए। तो राष्ट्रीय स्तर में हम नीचे जा रहे हैं। अगर इसको बढ़ाना है हमको तो कैसे बढ़ाएंगे बिना इंडस्ट्रियलाइजेशन के? कैसे बढ़ाएंगे हम रीजनल? अच्छा, दूसरा सवाल जो हम उठाते रहे, रीजनल बैलेंस का सवाल उठा रही है सरकार और राइटली उठा रही है, हम उसके साथ हैं कि देश में जो रीजनल इम्बैलेंस हो रहा है। परिमल जी से जरा नवल जी पूछ लेती हूँ, आपने तो कहा कि बस पास मार्क्स ही दिए जाएंगे, परिमल जी से जरा जान लेती हूँ। परिमल जी, आपके लिहाज से ये बजट किस स्तर का आपको नजर आ रहा है? आपके लिए इसमें कितना भविष्य नजर आता है? बिहार और बिहार के लोगों के विकास के ग्रोथ को आप कैसे देख पा रहे हैं इसमें? देखिए, ये बजट काफी संतुलित है। आप देखें कि यह सामाजिक न्याय को ध्यान में रखकर बनाया गया बजट है। और जो पहले भी जो परफॉर्मेंस रहे हैं सरकार के, तो जैसे सर ने अभी उठाया था क्वेश्चन कि किस एजेंसी के द्वारा डेटा, तो कई बार जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसने भी बिहार के जीडीपी ग्रोथ को के हाई पर्टिकुलरली ग्रोथ रेट को इंडिकेट किया था और सेकंड है ना ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में आइडेंटिफाई किया था। तो निश्चित रूप से जब बजट का सर्वेक्षण आप करेंगे तो प्रत्येक लेवल पर, चाहे एग्रीकल्चरल सेक्टर हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो या सर्विस सेक्टर हो, प्रत्येक सेक्टर पर बल दिए गए हैं। जेंडर इक्वलिटी को कम करने का प्रयास किया गया है, रीजनल इम्बैलेंस को कम करने का प्रयास किया गया है, लॉ एंड ऑर्डर पर बल दिए जाने की बात की गई है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के एडुकेट प्रोविजन है। फिर आप देखिए जो सोशल जस्टिस की बात है वो उस पर विशेष बल दिए गए हैं, विमेन्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन पर विशेष बल दिए जा रहे हैं। तो ओवरऑल पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल सेक्टर पर ऐसे आप जानती हैं कि बिहार प्रथम ऐसा राज्य था जिसने इथानॉल के संदर्भ में पॉलिसी का फॉर्मुलेशन किया था, उसको इम्प्लीमेंटेशन का कभी काम किया।
इसी तरह अभी हमारे जो वित्त मंत्री थे उन्होंने वहाँ एलपीजी बॉटलिंग प्लांट की बात की थी। तो ओवरऑल पर्टिकुलर प्रत्येक सेक्टर पर बिहार के जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है तो इट इज मोर फेवरेबल फॉर एग्रीडियन इकोनॉमी। और उस कंटेक्स्ट में जो बिहार कंडीशन के बीच मैक्सिमम क्या किया जा सकता है, क्योंकि लोगों के जिस विकास की बात आप करते हैं उसी विकास के अनुपात में लोग भी अपने लिए विकास के ग्राफ को देखते हैं। विनोद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा विनोद जी की भी प्रतिक्रिया ले लें। विनोद जी, आपके लिहाज से कितने मार्क्स से 10 में कितने नंबर देंगे आप इस बजट को, और कहां आपको खामी नजर आ रही है? राजनीतिक तौर पर नहीं, बहुत साफगोई से, बहुत ईमानदारी से बताइएगा कितने मार्क्स मिल रहे हैं इस बजट को। देखिए, आदरणीय विजय चौधरी जी ने जो बजट पेश किया वो निश्चित रूप से केवल आश्वासन बटा आश्वासन का बजट है, जो लंबे समय से रटन हर वर्ष इस तरह के बजट पढ़े जाते रहे हैं, लेकिन विकास की क्या गति है बिहार की, पूरा बिहार देख रहा है। दूसरा, उन्होंने सबसे बड़ी बात कहा, बजट के सहयोगी रहे हैं, आप भी साथ में ही थे। निश्चित रूप से थे, तो उसको भी हम बताएंगे, लेकिन अभी इस पर चर्चा हम कर लें। अभी उन्होंने कह दिया कि हम रोजगार 10 लाख देंगे, उन्होंने नहीं कहा कि नौकरियां देंगे। जो वादा है उन्होंने उलट दिया उस वादे को। मुख्यमंत्री ने कहा था कि 10 लाख प्लस 10 लाख 20 लाख देंगे, घटा के सीधे 10 लाख किया, 10 लाख में भी रोजगार कर दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा, ईमानदार अगर प्रयास करते तो पहले हमारे बिहार में 40% चीनी उत्पादन होता था और दर्जनों दर्जनों चीनी मिल बंद है, उस पर कोई चर्चा नहीं की कि कब से उसको खुलवाएंगे, उस पर आगे क्या काम करेंगे। हमारे जब मंत्री बने थे शाहनवाज हुसैन जी उद्योग मंत्री, तो उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास करके इथेनॉल का लाइसेंस दिलवाया और करीब करीब जगह पर काम शुरू हो गया। बहुत बड़ा मैंने एक रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। भारत सरकार लघु कुटीर उद्योगों पर 40% से 60% और कृषि उद्योगों पर 90% तक सब्सिडी दे रही है, लेकिन उसके लिए कोई प्लान इनके पास नहीं है। मुख्यमंत्री योजना जोड़ देते हैं केवल नाम, लेकिन उसके लिए कोई प्रयास जिला स्तर पर नहीं हो रहा है कि रोजगार के अवसर उपलब्ध हो। अगर यह प्रयास होता तो बिहार आज काफी खुशहाल होता। हर गांव में छोटे छोटे उद्योग लग गए होते और बिहार के लोगों को पलायन नहीं करता। अन्न कटोरा छाप बातें जो होती है कि कटोरा लेके खड़े रहते हैं, आज बातें बना रहे थे कि हमारा हक बनता है, लेकिन रोते रहते हैं विजय चौधरी की केंद्र ने नहीं दिया। क्यों नहीं देगा? आप झूठ बोलते हैं, इसका मतलब कि जब आपका हक है, जब तय है तो मिलेगा कोटा बिहार का, केंद्र सरकार किसी की रहे। तो आप निश्चित रूप से केवल मैंने इस बजट में आश्वासन दिया है 1.25 लाख जो 4 वर्षों से हमारे शिक्षक प्रत्याशी सड़कों पर टपले खा रहे हैं। आप भी शिक्षा मंत्री थे, कभी उस पर बात नहीं की। आप 70-75 हजार जुड़ा रहे हो, भी आश्वासन टाइम निर्धारित नहीं कर रहे हैं कि कब तक उनको नौकरियां देंगे। और निश्चित रूप से इसमें केवल बकवास किया गया है, केवल लोगों को भरमाने का काम किया गया है। निश्चित रूप से ईमानदार अगर प्रयास करेंगे तो इसमें कुछ सफलता मिलती। लेकिन यह तो अपने खुद गच्छे हैं कि पिछली बार हमने राजकोषीय घाटा को कम किया, तो सरकार तो उसी राजकोषीय घाटे में फिर लगी रहेगी। अभी भी 38% राजकोषीय घाटा बिहार जा रहा है, तो कहां से वेतन नहीं है, कहां से आप रोजगार उपलब्ध किया गया है? उस राजकोषीय घाटे को सरकार ने कम किया है, इस कोशिश की कम से कम सराहना करनी चाहिए। नहीं, सराहना करेंगे, लेकिन वेतन बंद कर दिया ना। बहुत जगह वेतन बंद है, शिक्षकों के, डॉक्टरों के, इंजीनियरों के समय पर वेतन, प्रोफेसरों के वेतन नहीं मिल रहे अभी भी। तो उसी पैसे को रोक करके दिया गया है, कोई कम नहीं किया गया है। एक केवल मने आंकड़े का खेल इनका रहता है, आंकड़े के खेल में बहुत अच्छा उछाल लेते हैं। सचमुच ये आंकड़ों का खेल है, ये अंक गणित का जादू है, या सचमुच कोशिश हुई है तभी ये ग्राफ दिख रहा है? और दूसरा मेरा सवाल किसानों को लेकर, क्योंकि हम कृषि आधारित राज्य हैं, ज्यादातर हमारे यहाँ कृषक समुदाय से सभी लोग आते हैं, खेती किसानी से जुड़े हुए लोगों की संख्या ज्यादा है। उनको किस तरीके का आप देख रहे हैं जगह या स्थान इस बजट में नजर आता है? देखिए, राजनीतिक नारेबाजी और राजनीतिक मुद्दों को उठाना राजनीतिक पार्टियों का हक भी है और वो ऐसा करते हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं प्योरली इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर जो महसूस करता हूं उसको बहुत ही संक्षेप में करता हूं, क्योंकि आपके पास समय भी कम होगा। पहली बात, साइज ऑफ द बजट जो बढ़ाने की बात हो रही है उसका कोई अर्थ नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि 20,000 करोड़ की वृद्धि है एक साल में, लेकिन अगर इन्फ्लेशन रेट जो कम से कम 6 to 7% है, उससे अगर इसको डिफ्लेट करें तो ये प्रैक्टिकली कोई वृद्धि नहीं है। इसलिए साइज मोटे तौर से वही है, मोटे तौर से वही है, नंबर 1। नंबर 2, ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं। अभी परिमल ने ठीक ही कहा कि CSO
मुझे याद है 2010 में जब एक रिपोर्ट आई थी टाइम्स ऑफ इंडिया में, जिसको लेके काफी चर्चा हुई थी कि 11.03% ग्रोथ रेट है बिहार का, जो सेकंड हाईएस्ट है गुजरात के बाद 11.05। और बड़ी चर्चा हुई थी कि एकाएक 2005 से 2010 के बीच, मैं उस समय उस डिबेट का हिस्सा था। मैं आपको बताऊं, उस समय भी ये बात 3 सवाल मैंने उठाए थे जो आज भी मैं उठाना चाहता हूं। पहली बार जो पेश किया गया था बजट, सरकार ने वहां उसको कैलकुलेट करके देखिएगा तो एवरेज आ रहा था 5 से 5.5, चाहे ज्योमेट्रिक मीन लें, अरिथमेटिक मीन लें, जो भी लें, हार्मोनिक मीन लें, ये नहीं था। नंबर 1। नंबर 2, सीएसओ को हमने उस समय चेकअप किया था और सीएसओ ने उसको ऑथेंटिकेट नहीं किया था। और जब इसी चैनल का जो अर्ली वर्जन था ईटीवी पर मैंने ये सवाल उठाया तो सरकार में खलबली मची थी। और मैं आपको बताऊं, तीसरी बात ये मैंने कही थी कि ये ग्रोथ कहां लोकेटेड है। एग्रीकल्चर जहां 76% डायरेक्टली लोग निर्भर करते हैं, 89% रूरल सेक्टर है, वहां ग्रोथ लोकेटेड नहीं था। किसका ग्रोथ हो रहा था? जब यह सवाल ईटीवी जो आपका पहला वर्जन था, तो उस समय के ब्यूरो चीफ को बिहार सरकार ने ताकीद की और मुझे बुलाया गया ईटीवी के दफ्तर में कि आप क्या बोल रहे हैं, हम तो जो बोल रहे हैं उसके पास रिकॉर्ड्स है। सीएसओ उस समय प्रणब सेन चेयरमैन थे सीएसओ के और स्टैटिस्टिकल कमीशन इसके बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण सवालों को इस वक्त नवल जी रख रहे हैं और जिसका जिक्र वो कर रहे हैं कि आखिर ग्रोथ किसका हुआ। मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं ये कहना चाहता हूं, मान भी लिया जाए कि 10% है, ये बेस इफेक्ट है, लो बेस है। अगर लो बेस है, 1 रुपया आपका इनकम है और कल होके 2 रुपया हो जाता है तो आपका ग्रोथ रेट 100% होगा। लेकिन ये बेस इतना लो है बिहार का जिससे आपको वो असली पिक्चर नहीं आता है। तीसरी सवाल, ये कहां लोकेटेड है, किसका लोकेटेड है, किसके लिए ये विकास हो रहा है, किस कीमत पर हो रहा है। नवल जी पूछती हूँ, मैं जरा यही सवाल रखती हूँ, आपके ही सवाल को मैं परिवल जी के सामने रखती हूँ। मुझे बोलने दीजिए, एक लाइन मैं उसके बाद बोलेंगे, मैं सम्मान के साथ सुनूंगा। मैं ये जानना चाहता हूं, आज सरकार ये बताए कि सरकार गरीबों की सरकार है और यही उसकी ताकत है, ऐसा हुआ भी मानती है और मैं भी मानता हूं। आज स्कूलों की क्या स्थिति है, कितनी वैकेंसी है स्कूल में, क्वालिटी टीचिंग हो रही है, तो क्यों नहीं शिक्षा मंत्री के बच्चे वहां पढ़ते हैं, बिहार के मंत्रियों के बच्चे शिक्षा मंत्री की भूमिका में पहले वित्त मंत्री रहे हैं और उसके बाद वित्त मंत्री के तौर पर आज उन्होंने बजट पेश किया। शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है, शिक्षकों की कमी है, शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शिक्षक सड़कों पर नारेबाजी कर रहे हैं कि भाई उन्हें नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। अब 10 लाख नौकरी से अलग हटकर 10 लाख रोजगार की बात पर सरकार आ चुकी है। ग्रोथ रेट कहां पर है, कैसे है, ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण। वक्त की कमी है, माफी चाहूंगी आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े इस चर्चा में, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। और बिहार का बजट पेश हो चुका है, उम्मीद यही की जानी चाहिए कि इस बजट के साथ बिहार विकास की नई उपलब्धियों को छुए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।